नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 78 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। हम बात करेंगे कि भाजपा के कद्दावर नेता से भाजपा के आलोचक कैसे बन गए सत्यपाल मलिक। इससे पहले अगर उनके शैक्षणिक और राजनीतिक करियर की बात करें तो मेरठ कॉलेज से विज्ञान स्नातक और LLB की डिग्री लेने के बाद 1968-69 में मेरठ कॉलेज की छात्र संघ के अध्यक्ष से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करती। तेज तरार और बिना लाग लपेट की अपनी बात कहने वाले सत्यपाल मलिक ने चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में अपनी राजनीति को नई ऊंचाइयां दी थी। 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर युवा सत्यपाल मलिक पहली बार विधायक बनते हैं। 1977 में इमरजेंसी का विरोध कर रहे सत्यपाल मलिक जेल भी जाते हैं और एक युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान भी बनाते हैं। हालांकि उम्र के साथ परिपक्व होते सत्यपाल मलिक को जब इस बात का एहसास होता है कि उन्हें केवल पश्चिमी यूपी तक सीमित रखा जा रहा है तो उनकी राजनीतिक विचारधारा भी बदल जाती है। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। 1985 से 89 तक यह कांग्रेस के राज्यसभा शासन भी रहते हैं, लेकिन बोफोर्स के मुद्दे को लेकर यह राज्यसभा शासन से इस्तीफा दे देते हैं और VP सिंह के जनता दल में शामिल हो जाती हैं। VP सिंह के साथ भी अपनी लंबी सियासी पारी नहीं खेल सके और लोकदल के दौर के साथी रहे मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाती हैं। 1996 में इन्हें अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ाया जाता है, लेकिन यह चुनाव जीत नहीं पाती। यह समय था जब बीजेपी की सियासत परवान चढ़ने लगी थी, तो फिर सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में अपने राजनीतिक गुरु रहे चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। भाजपा अपने साथ बनाए रखने के लिए इन्हें संगठन में जगह देती है। 2012-13 में इन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद सत्यपाल मलिक के सियासी दिन फिर से उभरने लगते हैं। 2017 में इन्हें पहले बिहार और फिर जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि राष्ट्रपति शासन अगर यह नहीं लगाते तो मोदी सरकार के लिए अनुच्छेद 370 हटाना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। 2019 में इन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया जाता है, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं रहती और फिर इन्हें मेघालय का राज्यपाल बना दिया जाता है। मेघालय के राज्यपाल पद से हटने के बाद ये खुलकर भाजपा सरकार की आलोचना करती हैं। सत्यपाल मलिक लिखते हैं कि जब मैं गवर्नर के पद पर था तो मुझे 150 करोड़ रुपए के रिश्वत की ऑफर आई थी, लेकिन मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह की तरह मेरा ईमान नहीं डगमगाया। हालांकि अपने जीवन के आखिरी समय मैंने सरकारी जांच एजेंसियों का भी सामना करना पड़ा। जब ये गवर्नर थे तो किसान आंदोलन चल रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के किसानों की मांग को उठाया और फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में भी जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी आवाज़ को उठाया। इन्होंने कहा कि सरकार मुझे CBI का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट पे फंसाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं। उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री को बताया कि इस मामले में करप्शन है। ने बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया था, लेकिन मेरा तबादला होने के बाद किसी अन्य के हस्ताक्षर से वह टेंडर हुआ। मतलब सत्यपाल मलिक एक ऐसे नेता रहे जो अपनी खरी खरी बातें और मुखर राजनीतिक तेवर के चलते ज़्यादा लंबी राजनीतिक दोस्ती किसी के साथ नहीं निभा सके, लेकिन आज भी लोग इन्हें याद करते हैं एक बेखौफ आवाज़ के रूप में जो सत्ता में रहकर सत्ता को बदलने का प्रयास करती रही है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।